अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बात करेंगे दुनिया के 7वें बड़े शहर की लगभग 2.25 से 3 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ। ये और बात के उसे सेंसस में पूरा गिना नहीं जाता। कराची उरूसुल बिलाद एक ज़माने में हुआ करता था। आज अगर हम कराची को देखें तो कराची की पहचान जा बजा टूटी सड़कें। इसके अलावा एक ऐसा शहर 3.25 करोड़ की मैंने पॉपुलेशन आपसे कही जो बैक वक्त स्टेटस रखता है कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन का। दुनिया का 7वां बड़ा शहर, लेकिन किसी भी किस्म की मास्टर प्लानिंग से मुबर्रा मास्टर प्लानिंग से के बगैर ये शहर एक कंक्रीट का जंगल बनता चला जा रहा है। और अब हम इसमें देख रहे हैं कि इदारों के दरमियान जो मुख्तलिफ सिविक एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही हैं, इनमें किसी किस्म का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हालिया मिसाल मैं ये दूँ कि इस वक्त कराची में मुख्तलिफ जगहों पर SSGC अपनी पाइपलाइंस चेंज कर रही है और इस दौरान जहाँ जहाँ पर खुदाई की गई है वहाँ पर डैमेज की गई है, डैमेज हुई हैं। पानी की पाइपलाइंस जो हैं वो भी डैमेज हुई हैं और जो सीवरेज की लाइन है वो भी डैमेज हुई हैं। अवाम बुरी तरीके से परेशान है। फिर दूसरी अगर बात करें जो पानी की सप्लाई एक बहुत बड़ा मसला है कराची में। इसकी पॉपुलेशन के हवाले से हमेशा हम देखते हैं कि शॉर्टफॉल रहता है, लेकिन जो पानी आता है वो भी इस वक्त तकरीबन 65% कराची की पॉपुलेशन जो है उसको पानी मैसर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो धाबी जी से मरकजी पाइपलाइन जो 84 इंचेस डायमीटर की 84 इंच कुतर की जो पाइपलाइन आ रही है पिछले 13-14 दिन से वो डैमेज है। और वो क्यों डैमेज हुई वो भी एक दूसरी सिविक एजेंसी जो मास कराची या कराची ट्रांस इस वक्त काम कर रही है। रेड लाइन प्रोजेक्ट जो इस वक्त चल रहा है, पूरी यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त खुदी हुई है और उसमें मेन जहां पर इन्होंने कॉलम्स डाले हैं वहां पर ये 1958 की लाइन जो कि 66 साल हो गए, वो एस्बेस्टस की लाइन जो है बुरी तरीके से डैमेज हुई है और उसके बाद वहां पर मरम्मत का काम जारी है। ये क्या मामला है? क्यों पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची के अंदर जो सिविक एजेंसीज हैं इनमें किसी किस्म का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? और इस वक्त भी ब्लेम गेम जो है वो जारी है एक दूसरे के इदारों के ऊपर। इन तमाम चीज़ों पे ज़रा इंसाइट व्यू लेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं वाटर बोर्ड के हवाले से जो कि अब एक कॉरपोरेशन बन चुका है, वहां पर क्या चीज़ें हैं। कन्वीनियर रिटायर्ड एंड इन सर्विस वेलफेयर फोरम जनाब सुहेल मेमन साहब इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर भी हैं डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट के। बहुत शुक्रिया सुहेल मेमन साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये पिछले 10-15 दिन से जो वाक़या चल रहा है, जो कराची में तकरीबन 250 मिलियन गैलन की शॉर्टेज है यौमिया के, ये मामला क्या हुआ है? पहले तो ये बताइए जनाब। सबसे बड़ी बात पहली तो ये है कि ये लाइन जो है उस पर काम काफ़ी अरसे से चल रहा है। 84 इंच की लाइन जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, जो आपने भी बताया। ये हमारा K2 प्रोजेक्ट और K3 प्रोजेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी रिजर्वायर को इससे पानी दे रहा है। असल जो है वो इसकी जो मेन जो है उसको देखना पड़ेगा आपको क्या टेक्निकली। यही पानी रिजर्वायर को देता है और रिजर्वायर से 84 की लाइन फिर लियारी तक पानी को सप्लाई देती है। ठीक है ना। तो ये इसमें फिर ऐसा ऐसा डायमीटर कम होते चले जाते हैं जब डिवाइड होती है। ये सकेसन भी जा रही है ये लाइन, इसी तरह से ये लियारी जा रही है, इसी तरह से जमशेद। ठीक है, 65% कवर करती है ऑलमोस्ट कराची को। अब ये जिस वक्त ये रेड लाइन का जो मंसूबा चल रहा है तो सारी ड्राइंग तो दी है हमारे इदारे ने। हाँ। मगर इदारे की नेग्लिजेंस है, सीधी बात है, वाटर बोर्ड की नेग्लिजेंस है। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि जब हम किसी को ड्राइंग दे देते हैं और जब हमारी साइट पर या हमारी लाइनों पर काम होगा तो हमारा जो है पूरी टीम का जो है वो पहले माजी में ही होता रहा कि पूरी टीम होती थी और टीम को जो है लगा दिया जाता था कि उस काम में उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, साथ साथ रहेगी। सही। इस दफ़ा हुआ यह है कि वो रेड लाइन का जो मंसूबा चल रहा है हमारा, इस पर ये रिजर्वायर के साथ है कि मामूली सी जो है वो लीक तो करी गई थी। ओके, जो हकीकत है, क्योंकि हम अंदर लेबर के भी रहते हैं और पुलिस। ठीक है, लीक कर गई थी ये इल्म में थी। ओके, हमारे चीफ इंजीनियर साहब के इल्म में ये थी, मगर वो इसको संजीदा नहीं लिया गया। जैसे होता है कि एक हल्का सा एक स्पार्क हो रहा है और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हमारे साथ सेम वही हुआ। और फिर जिस वक्त ये इन्होंने बड़े बकर चलाए हैं या जो डिगिंग की है, खुदाई के लिए, डिगिंग के वक्त में वो जो है छोटा सा पंचर जिसे आप कह लें, हाँ, वो एक बड़ा हादसा कर गया। ठीक।
अब उस हादसे से इनका काम तो ये था कि फौरी पानी बंद करके फौरी ससरा करते। तो एक तो इन्होंने जो उसको चलने दिया, थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा हुआ है, एक साथ नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये भी हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने 16 डंपर मट्टी के उसको बंद करने के लिए पाइपलाइन के अंदर डाल दिए। जी जी, बिल्कुल हुआ ना? बिल्कुल। अब 16 डंपर जो है, आप ये देखें यूनिवर्सिटी रोड के, आप ट्रैफिक जाम भी देखते हैं, तो 1 घंटे में तो नहीं भरे। ठीक, उसको लाजमी बात है कि 18 से 20 घंटे, 24 घंटे भी लग सकते हैं। हाँ। वो एक डंपर जब डला तो हमारा जो है वो चीफ इंजीनियर के सो रहा था, हमारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सो रहा था। उनको जब ये पता चला तो पानी बंद करने के बाद वो डंपर नहीं गिरने देनी चाहिए थी। बात ये था कि हम 5 लाख के काम को 5 करोड़ पे ले जाना चाहते हैं इस मुल्क का। अच्छा, अलमिया है और वाटर बोर्ड का तो बहुत बड़ा अलमिया है। पॉइंट मैं वहीं पे रुकूंगा कि डंपर, वो जो पाइपलाइन रक्चर हुई थी उसके ऊपर 16 डंपर जो है वो मट्टी डाल दी और अब उसी को मैनुअली निकाला जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, शावल से निकाला जा रहा है। अच्छा, फिर दूसरा ये लाइन जो थी वो मेरे ख्याल से एस्बेस्टस की लाइन थी ना पूरी। इसमें एक बड़ी हमारे स्लैब लेकर आए हैं और हमारे इंजीनियरों की स्लैब देखें, ये एस्बेस्टस की लाइन है, सीमेंटेड जो होती है, सीमेंटेड लाइन है। हाँ। इसके बीच में ये जो हिस्सा हमारा टूटा है, इसको इन्होंने एमएस की लाइन से जोड़ा है, लोहे की लाइन। अब इधर भी सीमेंट की लाइन है, इधर भी सीमेंट की लाइन है, तो अब ये टेक्निकली तौर पर तजर्बा कहलाएगा। इस कराची शहर में नहीं बल्कि दुनिया में नया तजर्बा कहलाएगा। ये हो सकता है जुड़ जाए साइड से कॉलम लगाने के बाद सीमेंट जो है, सीमेंट की लाइन और एमएस की लाइन को कैसे जोड़ सकते हैं? वेल्डिंग तो चाहिए ना, वेल्डिंग प्लांट तो चाहिए, सीमेंट से तो नहीं जुड़ेगी लोहे के लिए। अब वो कॉलर उन्होंने बनाए तो कॉलर बोर्डों से लगेंगे। ठीक, यानी ये बताइए कि ये सारा काम ये टेक्निकल लोग कर रहे हैं, कौन कर रहा है, ये इनसाइट्स क्या हैं आप बताइए, क्योंकि आप जो है वो ये जो डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट को भी आप देखते हैं। जनाब देखें, हमारे यहाँ मसला ये कि पहले तो माजी में होता था कि हमारे एम्प्लॉइज़ बड़े तजर्बेकार एम्प्लॉइज़ होते थे, वो छोटे मोटे मामला देख लेते थे। बड़ी लाइनों के लिए हमारे पास क्रेनें और शावल हुआ करते थे, जो आज भी मौजूद है हमारे घर में। तो अब ठेकेदारान निज़ाम आने के बाद और के आने के बाद, हमारे सीईओ के आने के बाद 2 पैरेलल ठेकेदाराना निज़ाम चल रहे हैं, जो अब तक आपकी नज़र से नहीं गुजरी, हमारे मीडिया की नज़र से। एक सीईओ साहब चला रहे हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, अच्छा, उनके ठेकेदारों का ग्रुप है। ओके। एक हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया ठेकेदारों का। अब ये जो है, ये कोई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उसको ठेका दिया, उसने आगे जो है सीईओ की कंपनी को सबलेट कर दिया। तो इस चीज़ों को जो है, अब देखें होता यह है कि सर्दियों में अक्सर क्लोजर लिया जाता है। ये क्लोजर मैंने सुना, ये क्लोजर क्या होता है? ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, ये बताइए। वो यूनिवर्सिटी रोड की पर्टिनेंट एक जगह की मैं बात करूं, नीपा चौरंगी, जहाँ पे हमेशा वहाँ पे पानी का रसाव रहा है, ये क्लोजर वाला मामला क्या है? थोड़ा सा पहले आप आ जाएँ यूनिवर्सिटी रोड पे ही। यूनिवर्सिटी की आप माजी में देखा होगा आपने, लाइनें ये बस्ट होती रहती थी, पुरानी लाइनें बस्ट होती रहती थी और यूनिवर्सिटी तक के अंदर पानी चला जाया करता था। फिर K2 और हमारी K3 आने के बाद ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ कि वहाँ लाइनें बस्ट बड़ा हुआ, क्या तो भी हुआ। तो क्लोजर असल में ये सर्दियों में हमारा इदारा लेता है, मेंटेनेंस के नाम से क्लोजर लेता है। दाबेजी से क्लोजर ले लिया, पेपरी से ले लिया। तो बड़ी लाइनों के ऊपर ये जो है छोटी मोटी लीकेजेस, जो हमारे वो इदारे में एक बात मशहूर है कि जी हम 30% लीकेजेस पानी आया होता ओके, उसके नाम पे जो है करोड़ों रुपए जो है वो साल में निकाले जाते, मेंटेनेंस के हवाले से। मेंटेनेंस के ओके, तो कभी दावेजी बंद कर दिया जाता है, कभी जो है वो आपका पेपरी को बंद कर दिया जाता है। ये तो मेंटेनेंस होती है या फिर ऑन पेपर ही होता है सारा? ये ऑन पेपर ही चलता है। अगर अच्छा। बड़ी वो, अगर ये दावेजी में आप देखते हैं कि अक्सर हमारी लाइनें फट जाती हैं, उसकी वजूहत भी देखनी पड़ेगी। हम तो कई इलेक्ट्रिक को कह देते हैं, मगर यह है कि हमारी लाइन में जो एयर वाल लगे वो ऑपरेट नहीं होते। अच्छा, आप सबसे बड़ी बात यह है, और हम इस बात पे कई दफ़ा इस बात को रख चुके, हमारे स्टाफ ने भी रखा कि कहाँ रखा, किसके सामने रखा? जनाब चीफ इंजीनियर के आगे रखा जाता है। अच्छा, ना अपने एक्सीएन के आगे का। वो एक्सीएन जब कोई लाइन बस्ट होती है तो सारा वो मलबा गिराता है पंपिंग के, बड़े पंपिंग के स्टाफ पे, बर वक्त लाइट क्यों नहीं बंद की, बर वक्त वाल क्यों नहीं बंद किए। ओके, तो अब ये मेंटेनेंस के नाम पे हर साल तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए
मरम्मती काम से क्लोजर लेते हैं कराची को, क्योंकि सर्दियों में पानी का इतना वो नहीं होता। हाँ। तो इसमें एयर टाइट का भी मामला आता है। टेक्निकल देखें तो आप पानी नहीं चल रहा, पानी चला, फिर पानी रुका, पानी चला, तो ये एयर टाइट लाइनें हो जाती हैं। सही। तो इससे बस्ट होने का बड़ा खतरा होता है। तो एयर वाल इसीलिए लगाए जाते हैं कि जब पानी का सप्लाई चल रही हो हमारी, हाँ, तो उससे मेंटेन किया जा सके, मेंटेन किया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ऑपरेशनल नहीं है। वो ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। बल्कि कराची में अभी अगर आप देखें, यूनिवर्सिटी रोड से लेके आप सखेसन तक चले जाएं, वो लहसन इस्फानी रोड से ग्रीन बेल्ट पे एयर वाल लगे हुए, भाई सब बनते। ओके, अच्छा, वो सारा मलबा जो है अगर पंपिंग स्टेशन पे कुछ होता है तो फिर होती है, या लाइन बर्स्ट होती है तो वो केई के ऊपर चला जाता है, केई पे चला जाता है, या हमारे स्टाफ पे, लोअर स्टाफ पे डाल दिया जाता है। तो ये क्लोजर में क्या होता है, कितना, और ये सदियों से होता चला आ रहा है? मतलब जनाब ये तो हर साल क्लोजर लेते हैं, बल्कि जब ज़रूरत होती है ले लेते हैं। इस दफ़ा जो है क्लोजर बहुत ज़्यादा एक लिस्ट बनाई है हमारे चीफ इंजीनियर बल्क ने। हाँ। क्या जी, मुझे पिपरी पे भी लेना, मुझे WOT पे भी लेना, मुझे K2 प्रोजेक्ट पे भी लेना। हाँ। और बकौल आपके सारा काम ये ऑन पेपर है, खाली ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता, कोई मेंटेनेंस नहीं। क्लोजर जहाँ ले रहे हो तो आपको जंजाल गोट आपने नाम सुना होगा, नई सब्जी मंडी के पीछे हमारी 33 इंच की डाई की मशीन वो लाइन चल रही है। अगर ये जिस वक्त क्लोजर लेते हैं तो वहाँ जो है जो अनथराइज हाइड्रेंट चल रहा है, कई दफ़ा छापे मारे मगर कामयाब नहीं होते। तो क्लोजर जब हुआ तो क्लोजर के बाद वहाँ पाए उस लाइन में। हाँ। तो अगर इसको सही मानों में इन्वेस्टिगेट किया जाए, मतलब बात सारी है ना कि मेंटेनेंस के नाम पे अगर हर साल जो है वो इतना अरबों रुपए होता है इसमें। जनाब अरबों रुपए का तो बजट होता ही है किसी जगह, क्लोजर का जो होता है, क्लोजर का होता है, ठीक। लेकिन वो उसके बावजूद भी हर साल ये चल रहा है और फिर अंजाम वही सारा है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। तो मतलब कोई तो होगा, कहीं तो सुनवाई होगी, कोई ना कोई तो देख रहा होगा। ये ऐसी चीज़ थोड़ी है कि आज सुहेल मेमन साहब जो है वो इमरान सुल्तान के प्रोग्राम में कह रहे हैं तो ये दुनिया को पता चला, दुनिया को पता होगा। जनाब वाटर बोर्ड के इंटरनल मामला तो जो है वो एक्सचेंज तक को भी नहीं होते मालूम, उसको भी नहीं बताया जाता। अच्छा, ऐसी अब ये बल्क के अंदर इस वक्त हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बल्क जो हैं वो और चीफ इंजीनियर, इनकी तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि इन्होंने जब से ये कॉरपोरेशन बना है तो एक अजीब सी सूरत हाल वाटर बोर्ड में हो गई। इस वाटर कॉरपोरेशन में जो है ये दोनों जो है बैठते हैं, वाटर टैंक मैन भी इनके पास है, चीफ इंजीनियर बल्क यानी टिलिया से पानी लेकर आ रहे हैं, 65 MGD के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी यही हैं, चीफ इंजीनियर बल्क साहब हमारे। तो ये आपस में मिली भुगत करके, अब देखें ना ये रेड लाइन वाला जब 15 अब वो देखें, जाहिर है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म जो है जिन जिन लोगों की बात की जा रही है उनके लिए हाजिर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जी जनाब बिल्कुल उनसे टेक्निकल इनाव लिया जाए ना। पहले तो ये टेक्निकल इनाव लिया जाए कि आपकी एस्बेस्टोस की लाइन है, उस पर आपने जो कॉलर बना के लगाया ये कितने अरसे चलेगा, चलेगा भी या नहीं चलेगा? जनाब चलाना शुरू किया इन्होंने, बहुत ही इस वक्त अभी प्रेशर दे रहे हैं उसके ऊपर, कम बनाया, फुल प्रेशर नहीं, अभी थोड़ा सा मेंटेन किया तो कुछ मेंटेन जो इस वक्त हमारे यहाँ दाबेची से पानी चल रहा है वो आ तो K2 पे रहा है, K2 से फिर ये रिजर्वायर को दे रहा है, और रिजर्वायर जो है 84 की लाइन ऊपर भी जा रही है, फिर आगे से सिलसिला चल रहा है। इसको प्रेशर एकदम से देंगे तो ये लाइन फिर बस्ट होगी, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो लाइन किसी वक्त भी दोबारा बस्ट होगी। ठीक, सुहेल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, और बात की जा रही है ये तबाही और ये जो पूरा शहर का हाल है, ये ऐसे ही अचानक नहीं हुआ, पूरी एक इसके ऊपर कोशिश की गई है, मेहनत की गई है, तारीख है इसकी। इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। सुहेल मेमन साहब, शिकायत हमें यह है कि जनाब आपने जो इन सर्विस और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए यूनियन बनाई, उनके वेलफेयर के लिए सारी चीज़ें की हुई हैं, इस निज़ाम को कौन सही करेगा, शहर को कौन सही करेगा, कौन लोग आके सही करेंगे सर? जनाब देखें, निज़ाम जो है वो इदारे की इंतज़ामिया को ही सही करना है। हुकूमत या हम आम MPs MNS को अगर मौजूद निज़ाम जो है तो उनका 50% तो नहीं होता, 100% इदारे की जिम्मेदारी है कि लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। इदारे के मुलाजमीन को भी फ़ायदा पहुँचाना ज़रूरी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। सूरत हाल ये है कि हमारे इदारे में सबसे बड़ा तख्त तरीन जो सूरत हाल भी सामने आई है कि हमारा CP फंड जो कि इस्तेमाल नहीं हो सकता, जैसे अभी क्लोज़र की बात हो रही है,
तो इसी तरह छोटे मोटे काम निकाल के उसमें से 3 अरब रुपए निकाला गया सीपी फंड से। अच्छा, जिसकी वजह से आज लोग रिटायर हो रहे हैं या सर्विस में हैं, उनको फंड ज़रूरत के वक्त नहीं मिल रहा। हाँ। उनके वाजबात रोके पड़े। नहीं तो ये फंड कहाँ लगा है ये पैसा? जनाब ये तमाम के तमाम जो है, फिर हम जब कहते हैं कि ये ठेकेदारों को अदायगी होती है तो बोगस फाइलें बनती हैं इस इदारे में। हाँ। और बोगस फाइलों के नाम पे जो है ये तरक्याती काम हो जाते हैं। सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है पोषण का शहर बन गया है। ठीक है, तो पुराना जो सिस्टम है अब यहाँ जो वर्ल्ड बैंक दे रहा है वो री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रहा है। तो हमारा अगर वो 6 इंच डाया की लाइन चल रही है और उसमें अगर आप 12 इंच डाया का सेवरेज फ्लो जलाएंगे तो लाजिम बात है कि हर जगह से ठीक है। यानी वो जो मिसमैनेजमेंट, किसी किस्म का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है। अच्छा, अभी मेयर कराची या ज़ाहिर कि उनके अंडर आता है ये, उन्होंने एक लेटर लिखा है कराची जो ट्रांस है उनके नाम, और कहा गया है कि कोई 350 मिलियन 35 करोड़ का इजाला हर्जाना ये इस मामले को लेकर, ये मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा, ये क्या है? फिर क्या मेयर साहब जो हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, सिंध गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है? ये तो दोनों इदारे ही काम कर रहे हैं। वाटर बोर्ड का बड़ा किस्मती है। हाँ। मेयर साहब का ताल्लुक जिस सियासी पार्टी से है, और इदारे में जो हमारे लोग हैं वो एक जिगर सियासी पार्टी के लोग ज़्यादा हैं, तो ये तनाज़ा तो खड़ा ही रहेगा। अच्छा, यानी इदारे के अंदर जो सियासी एक एंगल है, चाहे वो मेयर साहब का हो या मुलाजमीन का हो, तो वो भी यहाँ पे उसकी भी बड़ी रिफ्ट है। बाकायदा रिफ्ट है। क्योंकि इसमें जो हम इस प्रोग्राम आपके लॉबी का नाम सही है या नहीं, इसमें लॉबियाँ काम करती हैं। हाँ। सियासी तौर पे, क्योंकि बल्दिया जो है वो आप समझते हैं कि अलखदमत के पास है। हाँ। और MP और MNA शिप जो है कि दूसरी सियासी जमात के पास है। हाँ। तो इनकी रिफ्ट की वजह से हमारे मुलाजमीन भी परेशान। एक सिस्टम आता है कि जी यहाँ का वाल खोल दो, हाँ, ये सिस्टम चला दो, ये सेवरेज सिस्टम बह रहा है, हाँ, इधर मशीन से। हल क्या है? क्या डीपॉलिटिसाइज क्या करें? इसको गैर सियासी इदारा बनाना बहुत सख्त जरूरी। ओके। जबकि यूनियन हम गए हुए हैं, हम CO और COO के जो है गैर कानूनी गैर आइनी अपॉइंटमेंट के खिलाफ हम गए हुए हैं। हम बहुत से मामला, हमारी अराजी जो कब्जा हुई है उसके खिलाफ, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो सब्सिडीज हो सकती हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसकी तरफ आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, ये सिर्फ एक सप्लाई जो पानी की लाइन है वो रक्चर नहीं हुई है, वो नहीं फटा, ये पूरा का पूरा वो निज़ाम फटा है जो इतने अरसे से चल रहा है, जिसको हर हालत में इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। पानी की पाइपलाइनों को बदलने से पहले आपको वो निज़ाम बदलना होगा, आपको वो चेहरे बदलने होंगे जो बोसीदा कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को। और इदारों की तरह पहले आ जाइए ज़रा वाटर सप्लाई के ऊपर, और यहाँ पर जो गैर जो सियासी तैनातियाँ हैं, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इनको इन्होंने तबाह किया हमारे PIA को, इन्होंने तबाह किया हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल ये रेलवे को, इन्होंने तबाह किया स्टील मिल को, और अब यही सारी पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ जो हैं, ये सियासी अमल दखल जो है वो इस कॉरपोरेशन को भी तबाह कर रहा है। और इस जैसे ही हज़ारों पाकिस्तान में मिसालें और हैं, इदारे और हैं जो सिर्फ सियासी अमल दखल की वजह से और मेरिट के कत्लेआम की वजह से तबाह हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ज़रा डिस्कस करेंगे इकॉनमी को। और आज हमारे साथ हाजी गनी उस्मान मौजूद होंगे और बात की जाएगी पाकिस्तान की मईशत। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की, और मारूफ कारोबारी शख्सियत, फाइनेंशियल मार्केट्स का बड़ा नाम हाजी गनी उस्मान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है 16 दिसंबर, क्या आवाज़ें इस वक्त आ रही हैं? इस वक्त ज़रूरत किस बात की है, ज़रा थोड़ा सा बताइए, क्या आपके व्यूज़ हैं? देखिए, पाकिस्तान में आपने देखा कि लास्ट 1 साल से आपने देखा कि कैबो रेट जो 19 और 20% पे हो गया। अब हुकूमत ने 2 मरतबा 2 मॉनेटरी पॉलिसी में कोई 4% मॉनेटरी पॉलिसी में लेस किया। आज की तारीख में कैबो रेट 15% है। और हम जो बिजनेस में पॉलिसी रेट की आप बात करें, फ्रॉम 22% टू प्रिसाइसली 15% पे 15% पे। अब
हम लोग ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये जो नई मॉनेटरी पॉलिसी 16 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स है, उस मीटिंग में जहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई जो हुकूमत खुद कह रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि 4.5-5% महंगाई आ गई है। नहीं, लेकिन 4.5-5% जो महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी, हर कोई परेशान है। इमरान, आपकी बात 100% करेक्ट है कि हर कोई परेशान है कि महंगाई कम होगी तो हमारे लोग बर्दाश्त कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में हम लोग एज ए बिजनेसमैन, मेरा ताल्लुक आपने जैसे इंट्रोडक्शन किया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आप लास्टली 2-4 महीने से वॉच कर रहे हैं माशाल्लाह। 1,20,000 1,14,000 पे इंडेक्स है, और आखिरी आपने 6 महीने आगे जो इंडेक्स था वो 80,000 पे था। तो उसकी मेन वजह थी कि क्या डिस्काउंट रेट कम हुए। अब उम्मीद है कि मेरे ख्याल में और डिस्काउंट रेट, मेरा तो ओपिनियन है कि डिस्काउंट रेट में इस वक्त काफ़ी गुंजाइश है, और इस डिस्काउंट रेट को अभी नहीं तो आने वाले पीरियड में सिंगल डिजिट में आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस मॉनेटरी पॉलिसी जो मंडे को 16 तारीख को वो कमेटी की मीटिंग्स हो रही है, मेरे ख्याल में 300 से 500 पॉइंट की बेसिस की कमी होनी चाहिए। 3 से 5% कमी की आप बात पड़ी, एक आइडियलिस्टिक आपकी एक अप्रोच है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वाकई स्पेस है इस वक्त हुकूमत के पास इतना? देखें, जब आप पॉलिसी रेट नीचे करते हैं तो पाकिस्तान में फिर कंजम्पशन शुरू हो जाता है। फिर आप पेट्रोल आज आप सस्ता करें, अभी 270 है, आप कर दें 50, फिर आप देखें कि लोग वही गाड़ी में पेट्रोल डाल के घूमना शुरू कर देंगे। देखिए, आपने देखा कि हुकूमत ने तो नहीं, जो जितना भी आपने देखा पॉलिसी रेट बढ़े तो सारा बिजनेस खत्म हो गया। और आपकी बैंकों की डिपॉजिट आपने वॉच की होगी कि हर आदमी बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, लोग नकारे हो गए, आदमी की आदत खराब हो गई। इकोनॉमी को अगर चलना है तो आपने पॉलिसी रेट को कम करना होगा ताकि आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी मस्ट है ना। देखिए ना, डिस्काउंट रेट कम होगा ना तो आदमी कहेगा कि मैं अब बैंक में पैसे नहीं रखूं। अगर जो पॉलिसी रेट आपका 10% होगा और 15% आपको टैक्स लगेगा तो आपको 8.5 नेट मिलेगा, और अगर जो आपको हायर प्रॉफिट है तो और 8.5 भी छोड़ दे, आपको 50 लाख से ज़्यादा साल में प्रॉफिट है अगर जो मार्कअप की इंटरेस्ट की, तो आपको 29% टैक्स देना है। तो मेरे ख्याल में लोग कहेंगे कि हम बिजनेस करें, तो इसी से छोटा मोटा बिजनेस भी डेवलप होगा, अदर बिजनेस भी डेवलप होगा। अब ये देखिए, कैपिटल मार्केट, आपकी स्टॉक मार्केट 2 लाख इंडेक्स पे चली, और कैपिटल मार्केट भी 2 लाख पे तो नहीं चली जाएगी, कैपिटल इफेक्ट मैं बात कह रहा हूं, मगर कैपिटल मार्केट में उस कंपनी को बेनिफिट ज्यादा होगा जो बोरोइंग में है। लाइक हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है, एग्जैक्टली, काफी बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, बोरिंग कॉस्ट कम। नो डाउट कि बैंकिंग इंडस्ट्री को, अब आपने देखा होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री को एक पाबंदी थी, आरडीए लगा रहे थे सर, अभी आपके सामने आ रहा था। अभी एडीआर की भी एक कमेटी बनी हुई है, अब इनका फाइनल डिसीजन क्या आता है। देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री को आपने देखा करंट ईयर में काफी प्रॉफिट हुए हैं। 31 दिसंबर या 3rd क्वार्टर के आपने रिजल्ट देखे, तो मेरे ख्याल में ये इसकी मेन वजह यह है कि हायर इंटरेस्ट रेट। ओके, लोगों एक चीज और आते हैं, देखें, जो पॉलिसी रेट अगर कम होता है, शरह सूद कम होते हैं, तो उसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है वो खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। करेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जे हुकूमत ने लिए हुए, तो वो हुकूमत के जो अरबों खरबों के कर्जे हैं उन पे मार्कअप इंटरेस्ट जो है वो कम होगा, उन्की सूद की अदायगी कम होगी, ये रिलीफ हुकूमत में मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि इमरान ने गनी उस्मान से 1 लाख रुपए उधार लिए, मैं और उन्होंने पॉलिसी मतलब केबोर प्लस पे मेरे से उधार लिया, 15% और 16 पे उधार लिया, और 5% कम हो जाता है तो इमरान को लाख रुपए पे समझ लो कि 50,000 रुपए साल के कम देने पड़ते हैं। दे दे मुझे इतना, इमरान को एक रिलैक्स हो जाता है ना, जिसे आपने फिगर बताया ना कि गवर्नमेंट को क्या फायदा है, तो मैंने सिंपल जबान में समझाया, गवर्नमेंट को सबसे बड़ा फायदा है इमरान, पॉलिसी रेट कम होने से गवर्नमेंट को सबसे बड़ा फायदा है कि जो सबसे बड़ा इस वक्त हमारा नहीं, लेकिन मसला ये है, देखें, फायदा है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए तो फिर गवर्नमेंट जो है हायर इंटरेस्ट रेट करती है ताकि आप फिक्स्ड इनकम की तरफ आए, आप अपना बैंक में डिपॉजिट करें, आप कौमी बचत स्कीम में जाए, फिर वहां से वो पैसा गवर्नमेंट जो है वो उठाती है अपने काम के लिए। देखिए, तो फिर गवर्नमेंट देखिए ना, अगर जो हायर इंटरेस्ट पे नहीं करेगी तो कोई बिजनेसमैन भी है जिसको बिजनेस नहीं करना तो बैंक में ही डिपॉजिट करेगा। नहीं, लेकिन अभी हाजी साहब अगर कम करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपने कहा कि स्टॉक मार्केट 80,000 से और 1,10,000 के ऊपर चली गई, ये इंटरेस्ट रेट की वजह से ये कम हुए, तो रियल इकोनॉमी, पेट प्रॉपर्टी इस वक्त बिल्कुल गिरी हुई है पाकिस्तान के अंदर, कोई धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है, की वजह इंटरेस्ट रेट है।
नहीं, कितना अगर नीचे आ गया तो फिर तो अभी ठीक ठाक हो जाना चाहिए था प्रॉपर्टी को देखिए पाकिस्तान। अभी आपने देखा कि आखिरी 1-1.5-2 साल से पूरे पाकिस्तान में जिनके भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो प्रोजेक्ट में मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं आ रहे हैं। और आपने देखा कि प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो बिल्कुल नीचे है। अगर जो इंटरेस्ट रेट नीचे होगा तो प्रॉपर्टी मार्केट चलेगी, और प्रॉपर्टी मार्केट चलेगी ना तो 45 अदर इंडस्ट्रियाँ भी चलेगी। नहीं, लेकिन अगेन मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त देखें सारा का सारा पैसा जो है वो लग रहा है आपकी कैपिटल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट के अंदर जा रहा है, या और दीगर एवेन्यूज होने चाहिए जहां पे इन रियल टर्म बैंकिंग बोरोइंग इजी हो, प्राइवेट सेक्टर को जो है वो पैसा मिले, वो अपने कारोबार को एक्सपेंड करें। आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो हाईली लेवरेज कंपनीज हैं वो थोड़ा सा उनकी बुक्स बेहतर होंगी। आपका सीमेंट सेक्टर है और है ना, और सेक्टर है, करेक्ट। लेकिन हुकूमत के लिए इतना आसान तो नहीं है मैनेज करना। डिमांड तो ठीक है, आप मुतालबा करें कि जनाब वो सिंगल डिजिट के अंदर आ जाए, लेकिन गवर्नमेंट को एक बैलेंस रखना होगा। नहीं, देखिए मेरे ख्याल में आप देखें प्रीवियस हिस्ट्री, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको करना है ना, तो आप बोरोइंग से ये हायर इतने रेट पे बोरोइंग करके आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। एक तो आप बोरोइंग के इंटरेस्ट देंगे, प्लस आप कमाएंगे तो टैक्स देंगे। तो जब तक आपको रिलैक्स नहीं होगा, अगर जो बोरोइंग में आपको रिलैक्स होगा तो ही आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि 2-2.5 साल से पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप बताएं। अभी मैं एक और भी बात बताऊं कि नहीं, लेकिन इससे पहले लाइक मेरे ख्याल से पीएमएलएन की हुकूमत थी, सिंगल और डिजिट हो गया, मेरे ख्याल से 5 या 7% पे था ना, वहां से उठा था ये 8.5%। 8.5% था, तो वहां पे कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई थी? देखिए उस वक्त भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था। आपने देखा कि 2-2.5 साल में पाकिस्तान में अभी मुकाबला भी नहीं है, ना कोई नई शुगर इंडस्ट्री लग सकती है, ना सीमेंट लग सकती है, ना फर्टिलाइजर लग सकती है, क्योंकि कैपिटल इतनी बड़ी हो गई है, ह्यूज कैपिटल हो गई है। आपका रुपया डीवैल्यू हो गया है। आप पहले 140 रुपए में मशीनरी मंगाते थे, अब 280 रुपए में मशीनरी मंगा रहे हैं। तो मेरा मुकाबला जो मैंने अगर नीचे के कोस्ट पे इंडस्ट्री लगाई हुई है, तो मेरा नया इन्वेस्टर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी बेहतर हुई है, काफी बेहतर हुई है। अब चूंकि मैं पॉलिटिकल उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन चीजें जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर दे धबाधब बहुत बेहतरीन किस्म की आ रही है, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। अगर ऐसे में सिविल नाफरमानी की तहरीक आती है और जो बात की जा रही है कि रेमिटेंस जो है उनसे अपील की जाएगी कि कम करें, तो ये क्या होगा? देखिए रेमिटेंस आने की इमरान एक और वजह है। पहली मरतबा आप देख रहे हैं कि विद इन 2-3 ईयर्स ऑफिशियली और अनऑफिशियली में डॉलर का डिफरेंस नहीं है। जब भी देखो ना, डंडा घुमाया या जो भी किया, जब भी ऑफिशियली और अनऑफिशियली का डिफरेंस कम हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली कोई गवर्नमेंट का कारनामा नहीं, अगर जो वो इक्वल हो जाए, अगर जो 280 या 280 पे रह जाए तो आपका ऑटोमेटिकली रेमिटेंस बढ़ जाता है। सपोज कीजिए कि ऑफिशियली और अनऑफिशियली में 5 रुपये फर्क हो गया, तो आपका डॉलर ऑटोमेटिकली नहीं, लेकिन अगर कम किया, उस डिफरेंस को कम किया, हुंडी हवाला के ऊपर पाबंदी लगाई या बहुत सख्त एक्शन लिया, तो ये तो गवर्नमेंट का एक गवर्नेंस गवर्नमेंट की है ना। अच्छी बात है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक नया भी अच्छा काम किया कि एक्सचेंज कंपनियों को कंपलसरी तो एक रखा हुआ है, मगर अब बैंकिंग को भी एक्सचेंज कंपनियां खोलने के लिए उन्हें पाबंद कर दिया है। और आपने देखा 8-10 बैंकों की एक्सचेंज कंपनियां खुल गई है। तो उसमें अब रेमिटेंस में या प्लस माइनस लोगों को बाहर ओवरसीज भी जाते हैं, क्या बाहर भी जाते हैं, तो उनको कोई उल्टा सीधा 1 रुपया 8 आना 2 आना डिफरेंस पे काम नहीं होता, 4-8 आने डिफरेंस पे काम हो जाता है। सही, दैट्स गुड। ये भी आरडीए बड़ा अच्छा काम कर रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट जो है आप देखिए ना, रोशन डिजिटल अकाउंट में भी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेनिफिट दी हुई है कि आप पैसे यहाँ लाएं, आप यही पैसे वापस ले सकते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में बेनिफिट है कि आप अपने पैसे लेके आए विद कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम के साथ आप बाहर जा सकते हैं प्रिविलेज रेट पे। ओके, स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं, नहीं आ रहा है पाकिस्तान में? देखिए स्टॉक एक्सचेंज में आपने ये देखा कि स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी ब्रांचें थी ना, उस पे पहले मेजोरिटी मेंबर है ना खुद बोरो करते थे, बोरो करके इक्विटी मार्केट से शेयर खरीदते थे। जब 19-20% था तो किसी ने बोरो नहीं किया, बल्कि जिनके बोरो किए हुए थे उन्होंने अपनी इक्विटी बेची और बैंक में डिपॉजिट की। तो अब उल्टा फिर चलेगा। अगर जो ये 16 तारीख को सपोज कीजिए कि 3 से 5% इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो मेरे ख्याल में फिर बैंकों से भी लोग बोरोइंग करेंगे और अदर बिजनेस में भी बोरोइंग होगी। लेकिन मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। आप मुझे नहीं हार्डली अगर है शायद
2% 100% मैं आपको फोरकास्ट देता हूँ कि 2% से लेके 3% तो कम से कम डिस्काउंट रेट कम होना है। आप इंशाल्लाह ताला 16 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी में सुनेंगे और मुझे कहेंगे कि गनी भाई आप सच कह के गए थे। नहीं, आपके अंदाजे, आप इसमें तो कोई दो कलाम है ही नहीं कि जनाब आपका एक्सपीरियंस है, इतनी हमारी उम्र नहीं है जितना आपका तजर्बा है। बात यह है कि मैं इस वक्त मिडिल ईस्ट क्राइसिस को भी देख रहा हूँ, ऑयल क्राइसिस को भी देख रहा हूँ। वो वहाँ पे जो वो एक आप समझ लें कि एक बड़ी एक कॉशियस अप्रोच है, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट ने ऑयल प्राइसेस कहाँ कम किए हैं, उल्टा बढ़ाई है ना। नहीं, अभी बढ़ाई है। 16 तारीख को साथ में आप ये भी देखेंगे, एक ये भी प्लस है कि पेट्रोलियम प्राइस के भी 4 रुपए कम हो रहे हैं। अरे वाह, ये इंसाइट निकाल रहे हैं। आपको इंसाइट में बता रहा हूँ, दो चीजें बता रहा हूँ कि 2 to 3% और 4 रुपए पेट्रोल। चले इस पे कोई फ्रंट रनिंग ना हो जाए। नहीं, देखिए ना, ये तो एक हमारी सोच है, मेरा तजुर्बा कहता है कि मेरी एक फोरकास्ट है। हाँ, तो जनाब फिर तो अच्छी बात है, अच्छी खबरें अच्छी हैं। हाँ, देखिए और इसमें इन अच्छी खबरों में अगर सियासी इस्तेहकाम रहता है पाकिस्तान के अंदर तो वो सबसे बेहतर। देखिए अभी आपने देखा कि सियासी इस्तेहकाम की भी बातें हो रही है, ओपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट में भी ये मसले लेके जा रही है। देखिए ना, मैं तो कहता हूं कि ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी होना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन मेरे ख्याल में हुकूमत को, जिसे स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन मिलता है ना, वही हुकूमत सही चल सकती है। ठीक है, यानी पार्लिमानी जमहूरियत हो, पार्लियामेंट के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स हो, जो भी इश्यूज हैं जिसके जितने भी हैं वो सड़कों पर उसका फैसला ना हो, पार्लिमानी निजाम के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। देखिए सड़कों पर फैसला होने से लूजर तो वही छोटे लोग होते हैं। सही, तो नुकसानदेह तो हम लोग की होते हैं ना। बाकी तो रियासत तो पूरी रियासत का नुकसान है। लेकिन रियासत का नुकसान है, लाखों कंटेनर मंगा लेते हैं, सब पैसे किसके, हुकूमत के है ना। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी गनी उस्मान हमारे साथ मौजूद रहे। बड़ी गैर रिवायती सी हमारी आज गुफ्तगू रही, वरना हमेशा हम जो है वो आंकड़ों के ऊपर और नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।